बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ईरान की तमाम मेहनत, शहादत और पैसा पूरी तरीके से बर्बाद होते दिखाई दे रहे हैं। इन दिनों ईरान को मिडिल ईस्ट के अंदर बड़े बड़े झटके लग रहे हैं, वो भी डेली बेसिस पर। सीरिया के बाद अब लेबनान के हिजबुल्लाह के कमजोर पड़ते ही लेबनान में भी सीरिया वाली कहानी होती नजर आ रही है। लेबनान के जो नए प्रेसिडेंट बने हैं वो फुल्ली प्रो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और सऊदी अरेबिया है। बस खाना पूर्ति के लिए ईरानी एम्बेसडर से मुलाकात करके दुनिया को झूठी तसल्ली देने के लिए कि हम ईरान से अपने रिश्ते खराब नहीं करेंगे, ईरान से हमारा कोalition वैसे ही बना रहेगा जैसे चलता आ रहा है। बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, बल्कि लेबनान के प्राइम मिनिस्टर नजीब मिकाती सीरिया के दमिश्क पहुंच चुके हैं जुलानी को गोद में खिलाने के लिए। ये सुनने में नॉर्मल लगता है क्योंकि पूरी दुनिया के लीडर जुलानी के पास पहुंच रहे हैं, तो लेबनान के प्राइम मिनिस्टर पहुंच गए तो क्या हो गया। लेकिन इसके पीछे साइलेंट मैसेज ये है कि लेबनान के प्राइम मिनिस्टर असद के टेन्यूर में पिछले 11 सालों में कभी सीरिया के अंदर नहीं पहुंचे सीरिया के प्रेसिडेंट से मुलाकात करने के लिए। और यह मैसेज दिया जा रहा है ईरान को कि ईरान का इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं लेबनान में भी अब कम होने वाला है। मैं ये नहीं कह रहा कि लेबनान के हिजबुल्लाह को पूरी तरीके से डिसार्म कर दिया जाएगा या लेबनान को अब हिजबुल्लाह की जरूरत नहीं रहेगी। जरूरत तो तब तक रहेगी जब तक इजराइल और लेबनान का एग्जिस्टेंस है, मगर कहीं ना कहीं ईरान के इन्फ्लुएंस को लेबनान में भी कम किया जाएगा क्योंकि प्रेसिडेंट बन चुका है जो प्रो यूएस और सऊदी अरेबिया है। प्राइम मिनिस्टर ने जुलानी को गोद में बिठा के ये साबित कर दिया है कि वो कहीं ना कहीं प्रो तुर्की और सीरिया है। आगे बढ़ते बढ़ते आप तमाम लोगों से वही गुजारिश कि भैया चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आप लोग आते हो, देखते हो, निकल जाते हो और पता नहीं क्यों चैनल की रीच भी घटती हुई नजर आ रही है। पिछला वाला चैनल था बहुत जबरदस्त जा रहा था, लेकिन इसको पता नहीं क्या हो गया है, इसलिए सपोर्टर्स। सीरिया और लेबनान रीजन के अंदर ईरान के सबसे बड़े प्रॉक्सीज थे, जिसमें से सीरिया तो निमट चुका, अब लेबनान के अंदर भी ईरान का दबदबा पूरी तरीके से सिकुड़ने वाला है, या मैं कहूं सिकुड़ चुका है। दूसरे अल्फाजों में इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने जो कहा था वो बात हो चुकी है। ईरान के रेसिस्टेंस को लगभग रीजन से खत्म कर दिया गया है। अब अगला नंबर है यमन का। यमन की अपडेट्स लगातार मैं आपको डेली दे रहा हूं। अब यमन से खुलकर जंग शुरू हो चुकी है। 3 देश इजराइल, अमेरिका और ब्रिटेन यमन के ऊपर लगातार धड़ाधड़ हमले कर रहे हैं। वहीं सीरिया के कैपिटल दमिश्क में लोकेटेड सैयदा ज़ैनब जो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बेटी हैं, उनका मज़ार मौजूद है। उसके बारे में एक बड़ी अफवाह चली थी जब एसटीएस यानी जुलानी के लड़ाकों ने हमला किया था सीरिया के ऊपर, तो कुछ वीडियोस भी सामने आई थी जिसमें धमकी दी जा रही थी कि वो सैयदा ज़ैनब के मज़ार पर जाएंगे और उनकी बेहुरमती करेंगे। इन खबरों ने दुनिया भर के मुसलमानों के सेंटिमेंट्स को पूरी तरीके से हर्ट कर दिया था और उनके दिमागों में एक सस्पेंस पैदा कर दिया था कि आगे क्या होगा। लेकिन जब जुलानी के लड़ाकों ने पूरी तरीके से सीरिया का कंट्रोल ले लिया तो पूरी गारंटी दी गई जुलानी सरकार की तरफ से कि सैयदा ज़ैनब के मज़ार को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट किया जाएगा और चाहे वो शिया हो, सुन्नी हो, कोई भी जो भी आपके मज़ार पर जाना चाहे वो जा सकता है। अब जुलानी की सरकार की इंटेलिजेंस ने कुछ आईएसआईएस के लड़ाकों को पकड़ा है जो सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के मज़ार पाक पर एक्सप्लोजन डिवाइसेस लगाकर वहां पर धमाका करने की तैयारी में थे, जिससे माहौल ज़्यादा ख़राब होता, बहुत लोगों को मौका मिलता जो एंटी एसटीएस यानी जुलानी की सरकार के खिलाफ हैं उनको मौका मिलता ये कहने का कि देखो इन्होंने आखिर अपनी औकात दिखाई दी। लेकिन जुलानी की सरकार ने ये जो भी काम किया है ये एक तरह से बहुत बेहतरीन काम था। आपस की लड़ाई बाद में है, सबसे बड़ा मसला हो जाता मज़ार पाक की बेअदबी का। और ऐसे लोग जो मज़ार पाकों की बेहुरमती करते हैं या किसी भी ऐसी चीज़ को नुकसान पहुंचाते हैं जिससे किसी कम्युनिटी का सेंटिमेंट जुड़े हुए हो, ऐसे लोगों की सज़ा तो इबरतनाक ही होनी चाहिए, चाहे वो किसी आतंकी संगठन के हो या कोई नॉर्मल आदमी, कोई नेता जो वोट पाने के लिए ना तो धर्म देखते हैं ना जात देखते हैं, बस उनको सेंटिमेंट्स को हर्ट करके दंगा फैलाना होता है एक दूसरे के खिलाफ। वहीं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लॉस एंजलिस में जो आग लगी थी वो अभी भी भड़कती जा रही है और अपने एरिया को और ज्यादा एक्सपेंड कर रही है। मरने वालों की तादाद 5 से 11 हो चुकी है और अपने घरों को छोड़कर जाने वालों की तादाद 1,30,000 से पूरे 3 लाख हो चुकी है। और एक मजे की बात ये सोशल मीडिया पर भी बहुत ट्रेंड हो रहा है, पिछले 15 महीने में गाजा के जितने माल का नुकसान हुआ है, जान का नहीं, जान का नुकसान तो बहुत ज़्यादा हो गया, माल का यानी करीबन $50 बिलियन का नुकसान हुआ है गाजा में, उससे कहीं ज़्यादा कुदरत ने 4-5 दिनों के अंदर अंदर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लॉस एंजलिस में कर दिया है, करीबन $150 बिलियन का। अभी पीछे एक आंकड़ा आया था कि $800 बिलियन का हो चुका है नुकसान। बहरहाल ये आंकड़े तो आते रहेंगे। आपकी स्क्रीन के ऊपर एक सैटेलाइट पिक्चर
इसमें ये जो जलती हुई ऐसा लग रहा है जैसे लाइटें जल रही हैं, ये लाइट नहीं है बल्कि ये आग है जिसने इतने एरिया को पूरी तरीके से जलाकर खाक कर दिया है। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अभी भी बिजी है इजराइल के साथ मिलकर दूसरे देशों पर बॉम्बिंग करने में। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की अपनी जनता, अमेरिका के लोग वो चिल्ला रहे हैं कि भाई यहां पर आओ, हमारी मदद करो, इन्वेस्ट करो, ये जो एयरक्राफ्ट जो तुमने इतनी सारी टेक्नोलॉजी वगैरह बनाई हुई है उससे आग बुझाओ। एक वीडियो और आपकी स्क्रीन के ऊपर, एक ओल्ड मॉडल का जहाज जो आग बुझाने की कोशिश में पानी लेकर जा रहा था वो बेचारा एक सड़क पर क्रैश हो गया। अब पायलट की क्या हालत हुई होगी इस वीडियो को देख के आप समझ सकते हो। वहीं यमन ने इजराइल को ये धमकी दी है। देखो जब तक मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं तब तक हालात एकदम नॉर्मल है, लेकिन धमकी यमन दे चुका है इजराइल को कि इजराइल ने जो हमले किए थे यमन के ऊपर फ्राइडे वाले दिन, उसका जवाब यमन इजराइल को जरूर देगा। इससे पूरे इजराइल के अंदर हाईएस्ट अलर्ट जारी हो चुका है। इजराइल के जो इनोसेंट सिविलियंस हैं, जो फलस्तीनियों की कब्रों पर मकान बनाकर रह रहे हैं, जिनकी रातों की नींदें हराम हो चुकी हैं बेचारों की, वो दोबारा से इस इंतजार में हैं कि जल्दी से शेल्टर के अंदर भागे जैसे ही हमला हो। वहीं फाइनली इजिप्ट के अंदर जो हलचल चल रही थी कुछ दिनों से, उसका फाइनल निचोड़ सामने आ चुका है। इजिप्ट के अंदर भी एक एंटी गवर्नमेंट मूवमेंट यानी एंटी गवर्नमेंट ग्रुप फॉर्म हो चुका है, जिनका गोल है एसटीएस की तरह, जैसे सीरिया को उन्होंने आजाद कराया बशर अल असद से, वैसे ही ये अल सीसी से आजाद कराएंगे। इन्होंने अपने आप को नाम दिया है 25 रेवोल्यूशनरीज मूवमेंट, मगर ये गारंटी नहीं है कि अल सीसी को ये हटा पाएंगे, और अगर हटा देंगे तो ये भी अमेरिका और इजराइल से अपने ईमान का सौदा नहीं करेंगे। वहीं इजराइल की फौज साउदर्न लेबनान के कुछ हिस्सों से विड्रॉ कर चुकी है और उन्हीं जगहों पर हाथों हाथ लेबनान की ऑफिशियल आर्मी पोजीशन ले चुकी है, जिससे इजराइल की जो सरकार में बैठे हुए बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं उनमें ये डर पैदा हो गया है कि लेबनान की आर्मी बेशक यहाँ मौजूद है, मगर क्या गारंटी है कि हिजबुल्लाह के साथ ये कोऑपरेट नहीं करेंगे, और हमारे जो लोग हैं वो नॉर्दर्न इजराइल में यानी लेबनान और इजराइल के बॉर्डर पर जब वो वापस जाएंगे नॉर्थ के इलाके में, तो उनको हिजबुल्लाह का थ्रेट नहीं होगा। हालांकि अभी भी इजराइल की एक बड़ी तादाद में फौज साउदर्न लेबनान के अंदर मौजूद है और वो धीरे धीरे करके निकल रहे हैं। 26 दिसंबर डेडलाइन रखी गई है इनकी कंप्लीट विड्रॉल की। खैर इस वीडियो में फिलहाल इतना ही था। इस वीडियो को शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।